नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति तैयार करने और दाह संस्कार व एम्बुलेंस सेवाओं के अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जिनकी कोविड-19 से मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाने की छूट दी है। आपने एनएचआरसी की कुछ सिफारिशों का उल्लेख किया है और एनएचआरसी को जवाब देने के लिए कहा गया था। आप एनएचआरसी में जाएं। आप कितने मंचों से संपर्क करेंगे? आप पहले ही उच्च न्यायालय से संपर्क कर चुके हैं। उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया है, एनएचआरसी ने हस्तक्षेप किया है। केरल हाईकोर्ट में केरल बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता राजेश विजयन द्वारा एक याचिका दायर की गई, जिसमें ये आदेश देने की मांग की गई है कि हाल ही के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के भाग 6 के अध्याय 2 में सम्मिलित धारा 5 और 5A को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 1A और 21 के तहत असंवैधानिक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में 25 जून 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें नियमों के भाग 6 के अध्याय में 2 में खंड 5 और 5A को जोड़ा गया था, जिसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में बार काउंसिल के किसी भी सदस्य या सदस्यों द्वारा किसी भी राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय की आलोचना नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि अगर उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है तो पीड़िता को मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में आजीवन पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि ये स्पष्ट है कि यदि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है और उसे मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इस तथ्य के अलावा जो बच्चा पैदा होगा उसे भी समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों के तहत ये निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की हकदार है। एक हैबियस कॉर्पस याचिका पर विचार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उस महिला की अंतरिम कस्टडी उसके पिता को सौंप दी है, जिसे कथित तौर पर उसके पति और ससुराल वालों ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। आरोप है कि इस प्रताड़ना के कारण महिला की आंशिक याददाश्त चली गई है और वो पूरी तरह से बोल भी नहीं पा रही है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में उसका व्यवहार सामान्य नहीं लगता है। न्यायमूर्ति अनूप जे भंबानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला से बातचीत करने के बाद कहा कि सुश्री श्वेता बेटी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद है, लेकिन अदालत को यह स्पष्ट है कि वो बोलकर बातचीत करने में सक्षम नहीं है और न ही उसका व्यवहार पहली नजर में सामान्य प्रतीत होता है। इसे देखते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मामले पर अंतिम विचार करने से पहले एसएचओ पीएस सागरपुर द्वारा महिला की मानव व्यवहार और संबंध विज्ञान संस्थान IHBS नई दिल्ली में मानसिक आघात और बीमारियों में विशेषता प्राप्त डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए और ये जांच याचिकाकर्ता पिता की उपस्थिति व देखरेख में करवाई जाए। बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को एक पत्र लिखकर कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को हटाने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है, जस्टिस बिंदल एक पक्षपातपूर्ण, अनुचित और पक्षपाती जज हैं। उनका हाईकोर्ट में बने रहना न्याय के निष्पक्ष वितरण में हस्तक्षेप करता है। पत्र में कहा गया है कि न्यायमूर्ति बिंदल ने पीड़ित पक्षों को सुनवाई का मौका दिए बिना एक निश्चित राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के पक्ष में विशेष CBI अदालत द्वारा पारित जमानत के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शनिवार की विशेष सुनवाई में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से अनुरोध किया कि राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन का बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तुरंत बैठक बुलाए, जिसका पिछले 5 माह से भुगतान नहीं हो रहा है। आगे कहा कि राज्य को एकदम धीमे तरीके से काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि त्रासदियों और संकट के समय राज्य केवल वादों से भरा एक गड़गड़ाहट कर रहा है कि ये लोगों के भविष्य की कठिनाइयों को देखेगा और भविष्य की तारीख में उनका समाधान करेगा। राज्य को एकदम धीमे तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक दिन बिना किसी वित्तीय सहायता के लोगों के जीवित रहने के लिए एक कठिन कार्य है। ये एक गंभीर स्थिति है। इस समय गरीब और भूखे लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कोविड-19 महामारी के कारण अदालतों पर पड़ रहे भारी बोझ पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि लोक अदालतें ऐसे मामलों के संबंध में अदालतों पर ऐसे अवांछित बोझ को कम करने के लिए आवश्यक है जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति यूयू ललित ने 26 जून 2021 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत चुनौतियां और आगे का रास्ता पर आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के दौरान की। वेबिनार का आयोजन आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के आलोक में 10 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय स्तर पर होने वाला है। ये समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशा निर्देशों के उचित अवलोकन के अधीन थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि वो इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, द वायर, क्विन डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ऑल्ट न्यूज चलाने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया फाउंडेशन ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इन कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है जिसके तहत उन्हें नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाश बेंच ने कहा कि उक्त कंपनियों को केवल अधिसूचना का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया गया था जिस पर कोई रोक नहीं है। बेंच ने कहा कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। आप चाहते हैं तो हम एक विस्तृत आदेश जारी कर देंगे या यदि आप चाहते हैं तो हम इसे रोस्टर बेंच के सामने दोबारा अधिसूचित कर देंगे। अनुदेश लेने के बाद आप हमें बता दीजिए। उक्त मीडिया कंपनियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर मामले को सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने के आवेदनों को रोस्टर बेंच के समक्ष 7 जुलाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति रवि मलिमत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस संबंध में सोमवार 28 जून को केंद्र ने 1 जुलाई से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार के रूप में नियुक्ति करने को लेकर अधिसूचना जारी की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मलिमत हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी के सेवानिवृत्त होने के परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करेंगे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।